तो जल आंदोलन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम पानी की बात नहीं है, बात ये है कि हम वो जो मेलजोल वाली जो दुनिया थी उसको हम कायम रख पा रहे हैं क्या? मतलब उसको तो हम तोड़ते जा रहे हैं, वो बिखेरते जा रहे हैं। आंखों का पानी भी है। हाँ। वो हम भीगते क्यों नहीं है उन तकलीफों से? नमस्कार साथियों, एक बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा है कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। मोती और चूने का क्या होता है ये तो नहीं पता, लेकिन मनुष्य की चिंता करना ज़रूरी है, और पानी के बिना मनुष्य का क्या होगा ये आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। आज हम बात करेंगे, क्या पानी के लिए भी किसी आंदोलन की ज़रूरत है, और क्या कहीं कोई जल आंदोलन चल रहा है? यदि है तो क्या हम उसका हिस्सा हैं, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और क्या हम उसका हिस्सा बन सकते हैं? शिप्रा जी, आप जल आंदोलन में कैसे आई, और क्या ऐसा होता है किसी की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने के बाद भी, एक अच्छी नौकरी, अच्छी इनकम, अच्छा ओहदा और जैसा चाहते हैं वैसा काम भी, तभी एक ऐसा मौका आता है जब लगता है कि वो करना है जो मन में है, वो करना है जिसके साथ संतोष मिले, या वो करना है जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं। तो क्या आपको ऐसा लगा कि नहीं, मैं इसके लिए दुनिया में आई हूँ, इसलिए आपने छोड़ दिया? बहुत शुक्रिया मनीषा जी। इस संवाद की अहमियत इतनी सी है कि हम जिस साझा मिशन को लेकर चल रहे हैं, आप भी समाज के लिए काम कर रही हैं, और सबके अपने अपने तरीके होते हैं, अपनी अपनी ड्राइव होती है। मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही वजह होती है उसके पीछे, कि अंदर की जो खलबली होती है वो आपको खींचकर अपने आप ले जाती है। उसके लिए बहुत ज़्यादा योजना नहीं बनानी, और वो जो संयोग जिसे हम कहते हैं, वो संयोग इसीलिए बनता है कि वो जो खलबली आपके भीतर की और बाहर की, उससे जब आपका रिश्ता जुड़ जाता है कि अंदर की खलबली को कैसे शांत किया जाए, और वो जो विषमताएं आपको समाज में दिख रही होती हैं, जो कभी किसी न किसी तौर पर, इंडिविजुअल तौर पर, निजी तौर पर, सामाजिक तौर पर आपको भी कचोटती है। और एक महिला के रूप में जब हम समाज में बैठते हैं, उठते हैं, तो उसकी एक अलग तरह की व्यवस्था है जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें अखरती है। तो वो प्रक्रिया मुझे लगता है कि सहज तौर पर हमें खींच के ले जाती है जिस रास्ते पर हम जाना चाहते हैं। जब कुछ अलग सी बातें समझ में आने लगें तो उनको इग्नोर ना करें। तो जब कभी भी आपके अंदर ऐसी कोई बात मन में आए कि काश मैं ये करती, काश मैंने ये और किया होता, तो उस काश को भूल जाइए और जो दिमाग में आया है वो करने के लिए चल पड़िए। बिल्कुल ठीक बात है। जब आपको लगता है कि इसमें खुशी है मेरी, या इसमें मेरा कथारसिस भी है, जब आप वो काम करती हैं तो ये सोच के नहीं कि किसी के लिए करना है, इस सब कुछ अपने लिए करना होता है। और जो आपके पास में ताकत है, जो आपके पास में नज़रिया है, जो आपके हुनर है आपके पास में, स्किल है जो आपके पास में, जो नैसर्गिक तौर पर आपको मिली है, अगर आप उसको पहचान पाए, तो बस आपको इतना करना होता है कि उसको स्ट्रीमलाइन करके कैसे इस दुनिया के लिए, इस दुनिया को और बेहतर बनाने के लिए, और जो चीज़ें हमें अखरती रही हैं, आगे पीढ़ी को वो सब ना देखना पड़े, उसके लिए हमारी जो ताकत है उसका इस्तेमाल कर ले। तो जीवन भर मुझे लगता है कि ये सौभाग्य रहा मेरा। तय मैंने कुछ भी नहीं किया जीवन में। मैंने विज्ञान की पढ़ाई की, और सोचा था उस वक्त यही था कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, यही सब प्रोफेशन जो आज भी शायद मोटा मोटा तौर पर वही है व्यवस्था। और मुझे पता था कि मुझे सिर्फ लिखना पढ़ना आता है और कुछ रास नहीं आता। रेडियो पे जाते थे, जब कॉलेज में पढ़ते थे, थोड़ा स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव थे। तो आगे की पढ़ाई जब पीजी करने का तय हुआ तो ये हुआ कि चलो जर्नलिज्म कर लेते हैं। तो उसकी कोई बहुत भारी भरकम योजना ना घर में कोई उस तरह का वो था कि हम कोई डिस्कशन कर रहे हैं। सबको पता था इसको लिखना पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक लगता है, तो वही प्रोफेशन के तौर पर चुन लिया। और
उस प्रोफेशन में जाके ये और रियलाइज़ हुआ कि ठीक जगह आए, क्योंकि यही कर सकते थे और यही करने को मिला। और फॉर्चुनेटली जो अभी दुनिया में बात हो रही है, अब जो टर्मिनोलॉजी हम लोग नहीं इस्तेमाल करते थे वो ग्लोबली इस्तेमाल होने लगी है। अब कहते हैं लोग जर्नलिज्म फॉर पब्लिक गुड, जिसको हम डेवलपमेंट जर्नलिज्म के तौर पर पढ़ते भी थे, पढ़ाते भी थे। और वो सबसे फैसिनेट करता था, क्योंकि वहाँ लोगों की बात है और वहाँ जो आपकी कम्युनिकेशन की जो पावर है उसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको एक पावर के तौर पर रिकग्नाइज करना कि हाँ, बदलती है, संवाद से दुनिया बदलती है। तो वो उतना हमने करा, तो वो एक रास्ता मिला और बहुत थोड़ा सा वक्त लगा वहाँ तक पहुँचने में, जब हम उस ताकत का, क्योंकि उस ताकत का मनीषा जी इस्तेमाल आप तब कर पाते हैं जब आप निर्णय वाली भूमिका में आ जाते हैं। जब आप डिसीजन मेकिंग पोजीशन में नहीं आएंगे, उसके पहले का रास्ता तो आपके लिए बहुत संघर्ष का रास्ता है कि आपको अपनी जगह बनानी है, टिके रहना है, अपनी काबिलियत को बढ़ाना है, अपनी नीयत ठीक रखनी है। बाकी की जो झंझावात हैं आपके व्यक्तिगत जीवन में या सामाजिक जीवन में, जिस भी वजह से किसी कोई ना कोई जरिया बनता है उसका, उन सब के बीच में टिके रहना है। बिल्कुल। और वो टिकाव आपको कहाँ से आता है, ये बात भी मुझे लगता है कि बहुत ही ज़रूरी है। उस वक्त नहीं सोचा था, पर अब जब पलट के देखते हैं तो लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी। तो वो कहाँ से आता है, मैं अगर व्यक्तिगत तौर पे कहूँ कि एक वक्त पर जो जिसे टर्निंग पॉइंट कहते हैं कभी, कि टर्निंग पॉइंट कहाँ से आता है, या तो आपको पारिवारिक संस्कारों से मिलेगा। मैं 3 बातें कहती हूँ कि परिवार, परवरिश और परिवेश, ये 3 चीज़ें जो हैं वो आपको आपकी बुनावट में होती है। परिवार ऐसा मिला हो जहाँ संस्कार हो, जहाँ माहौल हो, बहुत कुछ सीखने का हो। वो नहीं है तो आपकी संगत, परिवेश ऐसा हो। और जो परवरिश, जो समाज, आपकी पढ़ाई, सब कुछ मिलके जो आपकी परवरिश हो रही है, जिसमें आपका अपना भी बहुत शामिल है, एनवायरमेंट, आप किस चीज़ को खोज रहे हैं, आप किस तरफ खींचे जा रहे हैं। तो वो जो परवरिश है, मैं बहुत मानती हूँ कि ये सौभाग्य था मेरा कि जब किसी से बात करने को नहीं होती थी। आज भी बहुत पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, या और भी हम लोगों की भी पीढ़ी है, हम लोगों के पास में एक अदद कोई व्यक्ति नहीं होता जिससे आप दिल खोल के बात करें, जो आपकी एनर्जी लेवल, जो आपका वाइब्रेशंस हैं, जो आपकी फ्रीक्वेंसी को समझ पाए। तो वो जो खालीपन है, लोग तो बहुत होते हैं, भीड़ तो बहुत होती है, पर आपके मिजाज का कोई नहीं होता, आपको समझने वाला कोई नहीं होता, आपका दिल खोलने वाला कोई नहीं होता। तो वो मुझे जगह जब मिली, क्योंकि घर परिवार में वो नहीं थी जब उस तरह की गुंजाइश, तो हम लाइब्रेरी जाया करते। और वो लाइब्रेरी कहाँ थी, वो रामकृष्ण मिशन की लाइब्रेरी थी। और जब रामकृष्ण मिशन की लाइब्रेरी थी तो ये तय था कि ये पूजा पाठ, भगवान भगवान, ये सब नहीं, इसके लिए नहीं जाते हैं, हम सिर्फ पढ़ने आते हैं। तो वो सब बातें हमें हमसे नहीं होती हैं, ना हमें उसमें रुचि। तो वहाँ पे जो साधु हुआ करते थे, आशीष महाराज का नाम था, और वो उसी पृष्ठभूमि से आते थे, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करके, इंजीनियरिंग पढ़ के, और हमसे करीब 10-12 साल, 15 साल उम्र के, बड़े यंग मंग थे। तो जब हम उनके साथ बैठते थे तो मुझे कभी याद नहीं कि उस पूरे दौर में उन्होंने कभी ये कहा हो कि भाई तुम्हें रामकृष्ण परमहंस के बारे में जानना चाहिए या विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। कभी कोई, उन्होंने, कहते हैं कि जो मतलब जो कहते हैं कि प्रवचन कभी नहीं दिया उन्होंने। हम सिर्फ जाते थे, अपनी पढ़ाई करते थे, वो ये पूछते थे कि क्या पढ़ा आज, कौन सी किताबें पढ़ रही हो आज, कोई ज़रूरत है तो किताबें खरीद के लाना, जब हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। और वो संकट कभी चुपता भी नहीं था, वो संकट था कि हो जाएगा कहीं ना कहीं से। ये हमारे समय की खूबी है। आजकल के बच्चे जो छोटी छोटी चीजें देखते हैं और कहते हैं मेरे पास ये नहीं है, हमने कभी नहीं ये गिना। अभाव की परिकल्पना ही नहीं थी कभी। हम तो सच में 2 ही कपड़े थे, सच में एक ही जोड़ा जूते थे, और सच में पूरे साल में एक जो जब जन्मदिन आता था तब वो कपड़े मिला करते थे नए। इतना महत्व उन चीज़ों का नहीं था। महत्व था कि स्कूल में क्या कर रहे हैं, किताब में क्या कर रहे हैं, लाइब्रेरी जैसे आपने कहा। मुझे तो ये याद है कि छोटे छोटे थे तो लेके आते थे किताबें, स्पेशली कि लेके आते थे, पढ़ते थे और दे के आते थे, है ना, किराए पे लाते थे और किराए पे फिर हम लौटा आते 1 रुपए में। तो वो जो लाइब्रेरी में, जो मुझे आज मैं पलट के देखती हूँ तो मेरे जीवन का सबसे अहम पड़ाव वो पीरियड था जब मेरी संगत जो है उन साधुओं के साथ,
क्योंकि उन्होंने जो जो बीज डाला, वो बीज ये था कि निस्वार्थ भावना से किसी के साथ उठना बैठना, अपने मन का साझा करना, अपनी दुविधाएं साझा कर, जो जिसके लिए आज आपको साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है। हाँ, आपको काउंसलर्स के पास जाना पड़ता है या कोचेस की जरूरत हाँ, पड़ती है। तो उस वक्त उनके साथ साझा करते थे अपनी दुविधाएं, अपने अपनी जो मन में हलचल थी वो सब साझा करते थे। और जो ज़रूरतें थी, किताब की ज़रूरत थी, और किताब की ज़रूरतें पूरा मेरी पढ़ाई की का एक तरह से खर्चा पा, उस वक्त तो मतलब मैं अंदाज भी नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या मिल रहा है और क्या दे रही हूँ। वो ऐसा होता था, वो देखिए क्या स्किल आप सिखा देते हो। वो कहते थे कि किताब चाहिए, बाजार से जाओ और ले आओ और पैसे मुझसे ले लो। तो मैं बाजार जाती थी, वहाँ क्योंकि पैसे नहीं होते थे, तो बाजार वह दुकान वाले से कहती थी कि भैया कल दे जाऊँ क्या पैसे। तो वो भरोसे पे मुझे किताब देते थे, मैं लाइब्रेरी में देती थी, वो भरोसे पे वो मुझे पैसे देते थे और मैं पैसे ले जाके उन्हें देती थी। और वो 2 लाइब्रेरियाँ मेरे लिए रिजर्व थी, उसकी चाबी भी मेरे पास रहती थी। ऐसे मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री की और मैंने टॉप किया मास्टर्स। मैंने नेट का एग्ज़ाम पास किया, तो मैं जर्नलिज्म में नेट क्लियर करने वाली राजस्थान की पहली स्टूडेंट थी जब मैंने क्लियर किया। किसकी बदौलत? उन किताबों की ओके, बदौलत और उस भरोसे की बदौलत। भरोसे। वो आज जो आप भरोसा नहीं कर पाते ना किसी पर, तो वो केवल आशीष महाराज ही नहीं, मैं जब चौड़ा रास्ता किताबें लेने जाती थी तो वो दुकानदार भी भरोसा करता था मुझ पर कि ये बच्ची पैसे कल दे जाएगी, और कल नहीं तो परसों तरसों। फ़ोन भी नहीं होते थे कि वो फ़ोन करके मुझे रिमाइंड कराएंगे, और ना वो मुझसे फ़ोन नंबर लेके रखते थे हाँ, कि कि कभी तुम देखो जरूरत मेरे घर पड़े। तो फ़ोन था। लेकिन कभी उन्होंने ये भी नहीं कहा, तो अगर कोई डाउट ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठाता था कि ऐसा भी हो। तो वो जो भरोसे की जो दुनिया थी ना मनीषा जी, उससे हम निकल के आए। हाँ, उसने वो जो टिकाव की आप बात कह रही थी कि कहाँ से टिकाव आया, वो टिकाव वहाँ से आया कि जीवन की स्पष्टता जो है वो उस वक्त मिली। तो जिस भरोसे की दुनिया से हमारी पीढ़ी निकल के आई है, अब वो चाहती है कि वो भरोसे की दुनिया वापस भी करें। बिल्कुल। तो इसीलिए वो आप जल आंदोलन की बात कीजिए। आंदोलन, आंदोलन का मतलब है पहले तो भीतर का आंदोलन है कि नहीं है। हम आंदोलित अगर भीतर से हैं कि यार कुछ तो चीज़ें ऐसी है जो हमारे वक्त ठीक थी और अब ठीक नहीं है, या हमारे वक्त भी बिगड़ी हुई थी और इस वक्त भी ठीक करने की ज़रूरत है। तो वो जो आंदोलन भीतर का है, वो आपको एक तरह से वजह देता है कि बाहर के जो मसले हैं उनको आप अपनी समझ से, या आपके पास इस तरह के लोग हैं आसपास को जिनको कि लगता है नहीं ये प्रायोरिटी में होना चाहिए, और शायद सरकारों की प्रायोरिटी में नहीं होगा, समाज भी अभी नहीं समझ पा रहा है, तो क्या हम उस समझ में कुछ जोड़ने के लिए अपनी भूमिका निभा सकते हैं क्या। तो उसमें भी कोई योजनाबद्ध तरीके से कुछ भी नहीं हुआ, मतलब पूरे जीवन में ही नहीं हुआ। तो वो अपने आप ही सिलसिला, क्योंकि बैकग्राउंड वही था कि जीवन भर वही किया, लोगों के मसले उठाए, जहाँ उनको मदद करने की गुंजाइश थी, अखबार के ज़रिए, अपनी कलम के ज़रिए लोगों के बीच में जाकर उनकी आवाज़ लोगों को आज देखिए मुझे हैरत होती है कि आप तो गांव में या कहीं पर जाइए, उन लोगों के बीच में उठ बैठ भी लीजिए तो वो अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझते हैं कि कोई हमसे मिलने आया। तो खाई देखिए कितनी बड़ी है कि वो आप अगर केवल मिलने भी चले गए तो उनकी रौनक आ जाती है कि देखिए कोई सुनने आया हमारी बात, कोई बात करने आया हमसे। तो एक तरफ संवाद की दुनिया, एक तरफ इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, एक तरफ यूट्यूब की दुनिया, एक तरफ तकनीक की दुनिया, डेटा का रेवोल्यूशन, सब कुछ हो रहा है, लेकिन संवाद की खाई तो बढ़ती जा रही है। और ये बात हम नहीं समझ पा रहे कि दिन के अंत में हमें लोग चाहिए, हमें इंसान चाहिए। हम ह्यूमन ही इसलिए हैं कि हम संवेदनाएं आपस में शेयर कर पाएँ, और यदि वो संवेदनाएं ही नहीं रहेंगी तो चीज़ों का हम क्या करेंगे। इतनी सी बात यदि समझ में आ जाए तो जल का महत्व समझ में आएगा, पृथ्वी का महत्व समझ में आएगा, आकाश का महत्व समझ में आएगा। और हम कहते हैं अग्नि और वायु, इन 5 चीज़ों से मिलकर हम बने हैं, और यदि हम इन्हीं की शुद्धता नहीं रख पा रहे हैं तो फिर और किसी चीज़ के शुद्ध होने की गुंजाइश ही नहीं बचती। बिल्कुल। तो जल का आंदोलन भी इसी वजह से शुरू हुआ कि जब हम 2019 की बात है और हम सब आपस में कुछ बातचीत चल रही थी किसी संपादक से, और ये तय हुआ, मैंने कुछ कहानी, मैंने कहा कि लिखती हूँ कुछ। और जब भी, क्योंकि गांव में जाते हैं तो लगता है कि कितनी कहानियाँ हैं, और इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, इनको किसी ने प्रशिक्षित नहीं किया, इनको किसी ने बैठ के ये नहीं समझाया कि देखिए ये खराब हो रहा है, वो सहज रूप से
क्योंकि उनका रिश्ता इतना करीबी है उससे, उनके पशुओं से। आज भारत की अगर हम एक स्टैटिस्टिक्स ही देखें तो 18% आबादी भारत में है दुनिया की, लेकिन 4% फ्रेश वाटर बॉडीज जो है वो हमारे हिस्से की। आप देखिए ये गैप, जो विषमता है ना, वो विषमता हमारे भारत के हिस्से की भी है। भारत के हिस्से की जो विषमता है वो विषमता हमने अंदरूनी तौर पर कैसे पैदा कर ली कि हमने गांव और शहर का भेद खड़ा कर दिया। हाँ। हमें मालूम है कि 70% आबादी हमारी गांव में रहती है, लेकिन धीरे धीरे वो सारी आबादी, उसको क्या ख्वाब दिख रहा है, उसको शहर का ख्वाब दिख रहा है, शहर की लग्जरी दिख रही है, शहर की आसान जिंदगी लग रही है। और हम शहर में बैठे हुए जो उकता चुके हैं उन्हें लगता है नहीं गांव की ओर लौटे, क्योंकि गांव में शुद्ध पानी है, गांव में शुद्ध हवा है, वहाँ का सरल जीवन है। तो आप देखिए कि ये जो डिस्पैरिटी हमने क्रिएट कर दी कि उसको क्या ख्वाब दिखा रहे हैं हम, तो गांव छोड़ के, गांव छोड़ना मतलब अपना घर छोड़ना, घर छोड़ के आते हैं, जमीन छोड़ना, जमीन छोड़ते हैं, खेती छोड़ते हैं, पलायन करते हैं। और पलायन की त्रासदी हम समझ भी नहीं सकते कि पलायन की क्या त्रासदी होती है, क्योंकि वो घर नहीं छूटता है, उसके मवेशी छूटते हैं, उसकी गाय छूटती है, उसका खेत छूटता है, उसका पसीना छूटता है, उसकी मेहनत छूटती है, उसकी आत्मा वहां रह जाती है, छूटती है। वो सब कुछ आप पीछे छोड़ के और फिर शहर आते हैं, और शहर में वो जो पूरी आबादी का दबाव है, उस दबाव में उन संसाधनों का उपभोग करने की जो हमारी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का हिस्सा होके वो अपना गांव का रहता है ना शहर का रहता है। तो जल आंदोलन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम पानी की बात नहीं है, बात ये है कि हम वो जो मेलजोल वाली जो दुनिया थी उसको हम कायम रख पा रहे हैं क्या? मतलब उसको तो हम तोड़ते जा रहे हैं, वो बिखेरते जा रहे हैं। आंखों का पानी भी है वो। हाँ। वो हम भीगते क्यों नहीं है उन तकलीफों से? और कहानियां आप जब कहती है कि मैं क्या, मतलब मुझे लगता है कहानियां ऐसी बिखरी पड़ी है, इतनी खूबसूरत कहानियां हैं। जल आंदोलन तो सतत जारी है। गांव में आप जाइए, इतने खूबसूरत लोग हैं जो मिलके श्रमदान करके अपनी बावड़ियों को बचाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। गोचर भूमि को बचाने के लिए राजस्थान के गांवों के प्रयोग की कहानियां मैंने लिखी हैं। आप बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर उन्होंने नई तकनीक का इस्तेमाल करके जो आजकल ग्रीन इकोनॉमी की बात होने लगी, तो उन्हें ये फिक्र है कि ये गांव जो है, हमें मालूम है कि ये संसाधन हमारे सीमित है, लेकिन वो गांव इतने खूबसूरत बना लिए कि अब वो गांव को देखने लोग जाते हैं। तो एक और सीखने की बात ये कि आप जमाने भर के रिश्ते बनाए, पर पहला रिश्ता आपका अपने आसपास जो पानी बिखरा पड़ा है उससे क्या है, अग्नि से क्या है, धरती से क्या है, वायु से क्या है, और इस खुले आसमान से क्या है। यानी सीधी सी बात है, आप इन सब से मिलकर बने हैं, तो आपका रिश्ता अपने अंतर्मन से क्या है। यदि वो ही नहीं बना पाए तो फिर बाकी के रिश्तों में आनंद आने का सवाल ही नहीं उठता। और ऐसा इसलिए होता है कि सब कुछ होता है ज़िंदगी में, फिर भी सुबह जब नींद खुलती है तो लगता है कि मज़ा नहीं आ रहा। तो मज़ा इसलिए नहीं आ रहा है कि अपने अंदर की जो दुनिया है उस तक कभी पहुँचे ही नहीं। जो एक बाहर की दुनिया है उसमें ही हम घूमते जा रहे हैं, इसलिए वो मज़ा नहीं आता। तो एक बात जो आपने बहुत अच्छी कही कि जल का मतलब सिर्फ वो नहीं है जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम पीते हैं। जल का मतलब आपकी आँखों का पानी भी है, वो भी कहीं ना कहीं खो गया है। हम पेपरों में घटनाएं पढ़ के भूल जाते हैं, सोचते हैं ये सुबह की चाय का कप खत्म होते होते वो पेपर की घटना भी उसके साथ चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो पेपर में छपा है इसका कारण कहाँ है? क्यों नहीं इसमें सारी पॉजिटिव चीज़ें छपती? और ऐसी किसी घटना से यदि आप उद्वेलित नहीं होते हैं, यदि आप परेशान नहीं होते हैं, तो विश्वास करिए आपको अपने अंतर मन से रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत है। तब आप भी ऐसे किसी ही आंदोलन से अपने आप जुड़ जाएंगे। बिल्कुल। और वो जो जुड़े हुए लोग हैं, मैं वही कह रही हूँ कि वो तो अपने काम में ऑलरेडी, मतलब वो पहले से ही कर रहे हैं। तो कोई ऐसी आपकी जल आंदोलन की कहानी जो आप हमें बताना चाहें? हाँ, मैं एक जो अभी रिसेंट कहानी अगर आपको बताएं, ऐसे तो 50 कहानियां हैं और बहुत सारा कुछ लिखा है। एक कहानी मैंने आपको बताई, शायद वो सोलापुर के इलाके की कहानी है। और वहाँ पे जब मैंने देखा कि 37 किलोमीटर एक लंबा नदी थी, जो नदी को कहते खो गई थी, मतलब खो कहाँ गई थी, वो वहीं थी, हम नहीं देख पा रहे थे उसको।
तो वो जब गांव ने तय किया कि इस पूरी नदी को जीवित करना है, तो वो इतनी खूबसूरत कहानी है कि जब मैंने वहाँ से, और ख़ास तौर से मुझे लगता है कि जो महिलाओं का रिश्ता, औरतों का रिश्ता जो पानी से है ना, वो किसी का हो नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ भी वही सहती है। और एक आंकड़ा हम मोटा मोटा सा देखें तो गांव की औरतें करीब करीब अपने पानी लाने ले जाने में हर दिन करीब 2 से 4 किलोमीटर चलती है। तो आप सोचिए कि कितना वक्त जो है उनका 2, 4, 5 घंटे केवल पानी के इंतज़ाम में बीतता है। क्योंकि घर की व्यवस्था उसे ही करनी होती है। तो वहाँ जब मैं गई और मैंने वहाँ पर कुछ महिलाओं से बात की कि कैसे आपने ये इसको खड़ा किया, कैसे वापस नदी को जीवित किया, तो मुझे याद है सुमन नाम की एक महिला थी वहाँ पर, और उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें पता था कि ये मेरी ज़मीन है इसमें, लेकिन अब पानी अगर आएगा तो पूरा गांव की समृद्धि है। तो वहाँ क्या है कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी में नहीं जीते हैं। अच्छा, फिर उसने यही नहीं कहा कि मैंने अपनी ज़मीन जाने दी, वो पानी के बहाव में आ रही थी और मेरी ज़मीन भी थी, लाखों की ज़मीन थी। तो उसने कहा मेरी ज़मीन है, मेरी सास की ज़मीन भी थी। फिर वो पूरा गांव जो इकट्ठा था तो सबने कहा कि हमारी सबकी ज़मीनें थी भाई उसमें। तो मुझे लगता है कि देखिए, ये जो कहानियाँ हैं, जब आपको लगता है कि ये मेरा अपना काम है, इस काम के लिए उसमें उनमें वो भाव भी नहीं था कि हमने दी है, हमने कुछ दिया है, उन्होंने कहा हमने हासिल किया है। तो वो जो कहानियाँ आप जब गांव में जाके देखती हो, उन्होंने न केवल नदी को जीवित किया बल्कि एक साझेदारी में एक पूरा संगठन खड़ा किया, किसानों का संगठन है वहाँ पर एक, और उस किसान संगठन ने मिलकर ये तय किया कि अभी तक पलायन करता था पूरा समाज। वो लोग जब भी वहाँ सूखा पड़ता था, हर साल सूखा पड़ता था उस इलाके में, हर साल सारे लोग जो कि खेती का काम करते थे वो लोग मजदूर बन के मुंबई जाके अपनी रोजी रोटी कमाते थे। तो रोज आप पलायन को यूं समझिए, जब एक व्यक्ति गया तो पीछे से औरत की जिम्मेदारी और कई गुना हो जाती है। घर के इंतजाम में बच्चों को पालना, उसकी पढ़ाई लिखाई है तो वो सब देखना, पानी का इंतजाम, वो सब तकलीफें उस पर आती है। तो वो आप देखिए, वो जो चेहरे की जो खुशी थी, आप उनकी आंखों में जो वो खुशी छलकती हुई देखते हैं ना, वो मतलब उसको मैं शायद शब्दों में कहना मुमकिन नहीं होता है वो। और वो मेरे लिए लगता है कि बस ये कहानियां जो हैं ये दुनिया को कही जानी चाहिए कि इन्होंने एक नदी को जीवित किया। नदी को जीवित करना मतलब पीढ़ियों का इंतजाम कर लिया, और केवल उन्होंने अकेले अपने इलाके को नहीं, उन्होंने आसपास के जितने आसपास के गांव थे और कितने लोगों को प्रेरित करते हैं। ऐसे ही मैंने देखा कि एक महिला है, आदिवासी महिला है, जो मजदूर थी, खेती बाड़ी और पानी और कुछ भी नहीं था, क्योंकि पानी नहीं था तो कुछ भी नहीं है वहाँ पर। उन्होंने अपनी एक छोटा सा बचत वो बनाई, बचत के लिए संस्था बनाई, उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। आज वो न केवल बड़े इलाके में खेती करती हैं, वहाँ पे एक किसान के तौर पर पहचानी जाती हैं, मजदूर से किसान बनी हुई। हम किसान से मजदूर बना रहे हैं, वो मजदूर से किसान बनी 20 साल लगे। लेकिन आसपास के 100 गांव, वो सारे गांव आज जल से जुड़े हुए हैं, सारे गांव जल की चिंता करते हैं। तो जिन आंदोलनों को हमें नजर जानी चाहिए जहाँ पर, वो शायद अभी हमारी सिर्फ नजर नहीं है तो सही, आंदोलन तो सब जगह हो रही है, क्योंकि उनकी पीड़ा उनके उनके जीवन मरने का प्रश्न है। पर वो तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ लोगों ने इकट्ठा करके कुछ प्रयास किया और कुछ कमाल का काम किया। हम जो इन सब चीज़ों से बहुत दूर हैं, वो लोग इस जल आंदोलन को कैसे कंट्रीब्यूट करें? ये बात तो कई बार मेरे से छूट जाती है कहनी, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। और इसका एक जरिया मैं आपको मतलब ये सच बोलती हूँ कि ये आप कितना भी आप व्याख्यान दे लीजिए, कितनी भी बात कर लीजिए, ये जब तक वो खुद जाके ज़मीन पर देखेंगे नहीं ना, तब तक वो कचोटेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि एक विजिट जो है ना, सब बच्चों का, सब यूथ का, एक बार जाके गांव में जाए, ज़रूर जाए और वहाँ पे पानी की बात करें। कुछ नहीं करें, आप कुछ नहीं कर सकते, आप समाधान का हिस्सा नहीं हो सकते तो संवाद का हिस्सा तो बन सकते हैं। आप जाके देखेंगे तो जो मैं बात कहती हूँ, विवेकानंद जी को अक्सर उनका संदर्भ देके कहती हूँ, वो कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग जब तक गांव में नहीं जाएंगे, आप अपने आप को पढ़ा लिखा समझ रहे हो ना, आपको वहां जाके समझ में आएगा कि आपकी पढ़ाई लिखाई क्या काम आने वाली है। तो आप कुछ सीख के आएंगे और जो कुछ आपके पास है वो दे के भी आएंगे। तो वो जो साझेदारी की जो व्यवस्था, तो गांव और शहर का रिश्ता भी जुड़ना बहुत जरूरी है। तो अगली बार जब आप फैमिली ट्रिप प्लान करें या खुद के लिए सोलो ट्रिप भी प्लान करें, तो अब की बार कोई नई जगह मत ढूंढिए, अपने आसपास के किसी पुराने गांव में चले जाइए
और हो सकता है आपको वहाँ ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएं जो आपके परिवार के किसी न किसी को जानते हो, और ना भी मिले तो भी आप विश्वास करिए गांव में आपको प्यार भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, और बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आपको अपने आप से तो कनेक्ट करेगा ही, इस दुनिया के उस हिस्से से कनेक्ट करेगा जहां प्यार अभी भी है, अपनापन अभी भी है और संवेदनशीलता भी है। वो विवेकानंद के दौर में भी उन्होंने वही बात की कि जब आप लोगों के पास जाएंगे वो आप पर जान निछावर करने को तैयार है। आप यूरोप में गई हैं, बाहर गई हैं, पानी को कैसे हम कीमत से तोलते हैं, कितने की बोतल आएगी, कितने का खर्चा होगा। तो यहाँ हमारे यहाँ तो अब भी रिवाज कायम है कि आपसे पानी पूछा जाता है। बाहर आपसे पानी के लिए कोई नहीं पूछता कि बॉटल बंद पानी आता है। हाँ, और उसका पैसा लगता है। उसका पैसा लगता है। यहाँ कीमत है, लेकिन मन में कोई अभी भी खराबी नहीं आई। आपको फिर भी प्यार मिलेगा, सारी किल्लतों के बावजूद वो आपका स्वागत सत्कार करेगी। लेकिन उस स्वागत सत्कार के एवज में हमारा जिम्मा ये है कि हमारी कुछ एक्सपर्टीज अगर हमारे पास में है, कुछ हम वहाँ की बेहतरी के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो जाएं, देखें, और जो हमारी क्षमता में हो, इतनी पढ़ाई, इतनी तकनीक, इतने नॉलेज, लेकिन नॉलेज की जहाँ ज़रूरत है वहाँ क्यों नहीं जा पाए। तो वो जो कनेक्ट है ना, वो तभी बैठेगा कि जब हम गांव की ओर लौटें, थोड़ा सा गांव की ओर लौटेंगे, उनके लिए नहीं, अपना पानी जिंदा रहे इसके लिए। हमारी फिक्र आप मत कीजिए, दूसरों की फिक्र, आपको अपनी फिक्र तो करनी पड़ेगी। उस फिक्र में मैं ये आपको भरोसा दिलाती हूँ कि आप जब भी जाएंगे, आपको अगर रील्स बनाने का भी शौक है, आप वहाँ जाके रील्स जो बनाएंगे उसकी जो आपको वैल्यू मिलेगी वो शायद आपको शहर में नहीं। तो आप अपने स्वार्थ से जाइए। अगर आपको वो ड्राइव करता है कि नहीं मैं क्यों जाऊँ, क्यों का जो सवाल है, तो आप अपने लिए जाइए। लेकिन जब आप जाएंगे तो आप निश्चित तौर पर ये बदले में लेके आएंगे कि इतनी तकलीफ़ें हैं कि हमें उस लग्जरी, जिस लग्जरी हमें अवेलेबल है, वो आपको अखरने लगेगी। मैं अभी महाराष्ट्र गई, वहाँ पालघर में देख के आई। लेकिन हमारे यहाँ क्या आदत है ना मनीषा जी, ये एक, अब इसको कैसे भी आप लें, तो ये रोना धोना नहीं मचाते हैं हर चीज़ को लेकर। एक्सेप्टेंस बहुत है हर चीज़, उस संघर्ष की भी एक्सेप्टेंस है। हाँ। कि ये तो ठीक है, होता ही है ऐसा समाज में। वहाँ मुझे लगता है वो आंदोलन हमें खड़ा करने की जरूरत है कि नहीं, ये एक्सेप्टेंस ठीक नहीं है हर चीज़ में। या आपने सब चीज़ें स्वीकार कर ली कि तो ऐसा ही, ये ऐसा ही चलेगा, हमसे तो ऐसा ही व्यवहार होगा। पानी का इंतजाम और उसका सारा परेशानी वो महिला ही झेलेगी। अभी मैं आपको बता रही हूँ, मैं 5-7 दिन पहले जयपुर के ही 20 किलोमीटर दूर गई, वहाँ पर एक गाँव है, वो बच्चे बता रहे हैं कि मैम हमारे तो स्कूल में भी पानी नहीं है। तो बच्चे कहते 4-5 चक्कर हमारे केवल पानी के इंतजाम में हम लगाते हैं, बच्चे लगाते हैं, स्कूल में पानी नहीं। तो ये कचोटना तो चाहिए ना हमें। और ये भी मैं कहती हूँ कि उस जल आंदोलन को आगे बढ़ाने में सरकार भी अपनी भूमिका निभा रही है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, ज़मीन पर भी उतर रही हैं, लेकिन वो ज़मीन पर और कारगर हों, इसमें भी भूमिका वो जो युवा आप कह रही हैं जिसका डिस्कनेक्ट है अभी, उसका कनेक्ट अगर वहाँ से हो जाएगा तो वो जो योजना अभी कागज़ों में है वो थोड़ी सी कागज़ों से और जल्दी बाहर निकलेंगी और बेहतर इम्प्लीमेंट होंगी। क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं तो आप कम से कम जांच पड़ताल, निगरानी, सवाल ये तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल, इतना जिम्मा अगर हम शिक्षित समाज नहीं निभाएगा तो फिर इस जल आंदोलन अकेले तो कोई भी नहीं चला। और बजाय ये कहने के कि ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये कौन करे, वो कौन करे, आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं वो देखें, ताकि आपके आसपास का पानी भी बचा रहे और आपके आंखों का पानी भी बचा रहे। बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप इकट्ठा करते हैं मकान अपने अगली पीढ़ी को देने के लिए, आप इकट्ठा करते हैं जेवर अपनी अगली पीढ़ी को देने के लिए, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें इकट्ठा करते हैं जो आपकी अगली पीढ़ी को न मिले तो भी वो ज़िंदा रह सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आपने पानी उनको इकट्ठा करके नहीं दिया, उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो बजाय इसके कि हम भौतिकवादी चीज़ें या फिजिकल एसेट्स उनके लिए बनाएं, हम क्यों ना शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और उसके साथ साथ ऐसी सीख भी दें कि आँखों का पानी भी बचा रहे। उम्मीद है कि आप इस आँखों के पानी की भी परवाह करेंगे और अपने आसपास जो दूसरा पानी है उसकी भी परवाह करेंगे। आपको इससे संबंधित यदि कोई सवाल है, आप इस आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। हम आपको फिर शिप्रा जी तक पहुंचाएंगे और शिप्रा जी की बातचीत आप तक पहुंचाएंगे और आपको बताएंगे कि आप कैसे इनके साथ
जुड़ सकते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करिए अपने आप से जुड़ने की, अपने आसपास की धरती से जुड़ने की और उन 5 चीज़ों से जिससे मिलकर आप बने हैं, और देखिएगा फिर कमाल होना शुरू हो जाएगा। हमारी बातचीत में बने रहिएगा। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि बात निकलती है तो दूर तक जाती है। तो यदि आपके मन में कोई ऐसी बात है जो आप कहना चाहते हैं, लिखिएगा ज़रूर। कोई ऐसा है जिससे मिलना आपको लगता है कि ज़रूरी है, कहिएगा, हम ज़रूर मिलवाएंगे। और आप यदि इस बातचीत को लाइक करते हैं तो यूट्यूब को ये समझ में आएगा कि इस बातचीत को और लोगों तक भी पहुंचाना है, तो जिम्मेदारी आपकी है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद शिप्रा जी। जय भारत।